वेलकम टू द चैनल। तो जो आज का टॉपिक है वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विच इज व्हाई यू आर नॉट प्रॉफिटेबल येट। यस। तो अगर आप ट्रेडिंग करते हैं और आपको लेट्स से कि 2 से 3 साल हो चुके हैं मार्केट में, और उसके बाद भी या तो आप लॉस में हैं, या फिर ये लॉस छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। या तो आप लॉस में हैं, या तो आप ट्राई कर रहे हैं उठने का, लेकिन वापस कुछ पॉइंट तक आप उठते हैं लेकिन वापस गिर जाते हैं। मतलब आप बेसिकली स्ट्रगल कर रहे हैं। जो आप, अगर मैं ग्राफ की बात करूँ, या यहाँ पे आपका जीरो है, इक्वेटर, इधर इसमें नेगेटिव वैल्यूज हैं, इधर में पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है। तो आप इस जो इक्वेटर वाली लाइन है, इससे आप उठ ही नहीं पा रहे हो, और इधर ही कहीं घूम रहे हो इसी सेक्शन में, इतना टाइम मार्केट में स्पेंड करने के बाद। तो यस, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ आप में कमियां हैं जिसको बिना सुधारे आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। देखो, सेबी ने तो ऐसे ही रिपोर्ट में कही है कि आउट ऑफ 100 पीपल, 90% आर लॉस मेकिंग ट्रेडर्स। ये तो हम सभी जानते हैं। ओके। लॉस मेकर्स, ओनली 10% आर प्रॉफिटेबल। ठीक है। तो ना क्वेश्चन इज कि ये ऐसा 10% जो लोग हैं, वो ऐसा क्या कर रहे हैं जो बाकी की ये 90% नहीं कर रहे। आखिर कुछ तो डिफरेंस होगा इन 10% में, तभी ये 10% प्रॉफिटेबल है, ये 10% लोग प्रॉफिट में हैं, और बाकी के जो रिमेनिंग 90% है वो लॉस में है। सो आज मैं इस वीडियो में ऐसे ट्रेडिंग के 5 पिलर्स के बारे में बात करूंगा। 5 पिलर्स आप बोल लो, 5 पॉइंट्स बोल लो, जो भी है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पिलर्स, उसके बारे में बात करूंगा। तो अगर आपको सब कुछ आता है मार्केट में, आप 3 साल से हो, 4 साल से हो, ठीक है, 2 साल से हो, 2.5 साल से हो, अगर आपने ये 5 चीजें, 5 पिलर्स को फॉलो नहीं किया, तो फॉर श्योर आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। क्योंकि ये जो भी 10% लोग प्रॉफिट में हैं, वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वो कोई ऐसा भगवान नहीं है कि उनको पहले से ही पता है कि मार्केट नीचे जाएगी कि मार्केट ऊपर जाएगी। किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन किसी को, उनको ये पता ना होने के बावजूद भी दे आर स्टिल इन प्रॉफिट। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर कोई भी ट्रेडर इन 5 पिलर्स को अपने वो ट्रेडिंग स्टाइल में, ट्रेडिंग रूटीन में वो अपना ले, तो उसको प्रॉफिटेबल बनने से कोई नहीं रोक सकता। वो आज नहीं तो कोई प्रॉफिटेबल बन जाएगा। ओके। तो आगे बढ़ने से पहले मैं छोटा सा आपको एग्जाम्पल बताता हूँ पहले। ठीक है। मान लो कि ये घर है, ये एक घर बना हुआ है, और घर जब बनती है तो हमने देखा कि वो कॉलम्स के बेसिस पे टिकी रहती है। तो ये इसके 4 कॉलम्स हो गए, 1 2 3, और ये पीछे का कॉलम है 4, और एक हम कॉलम सेंटर पे मान लेते हैं। मान लो ये है, ये कॉलम है सेंटर का, इसको मैं मेंशन भी करता हूँ, ये है सेंटर का, सेंटर कॉलम है ये वाला। ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ कि हमारे पास 5 पिलर्स हैं, इसके कॉलम्स के हैं ये, 1 2 3 एंड 4, और ये सेंटर का 5, 1 2 3 4, सेंटर वाला 5। अगर मैं कहूँ कि मैं ये 5th नंबर का पिलर्स मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ये कॉलम में सेंटर वाला जो कॉलम है, जो सेंटर वाला कॉलम है, एक सेकंड, ये जो सेंटर वाला कॉलम है, मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, ये कॉलम मैंने हटा दिया। तो क्या घर टिका रहेगा या गिर जाएगा? घर टिका रहेगा, क्योंकि बाकी के जो ये 4 पिलर्स है, ये इसको सपोर्ट कर रहे हैं, ये सारे पिलर्स कॉर्नर पे हैं। ठीक है, ये सारे पिलर्स कॉर्नर पे हैं। तो अगर मैं सेंटर से एक पिलर हटा भी दूँ, ये वाला पिलर को अगर हटा भी दूँ, तो भी घर नहीं गिरेगा, घर टिका रहेगा। ओके। सो ये जो 5th नंबर का जो पिलर है, जो हमारे अभी हम डिस्कस करेंगे आगे अपने वीडियो में, तो ये 5th नंबर का अगर पिलर को मैं हटा भी दूँ, तो भी घर सेफ रहेगा, घर गिरेगा। लेकिन लेकिन अगर मैं 5th नंबर को एज इट इज छोड़ दूं, सेंटर वाला जो पिलर है उसको मैं एज इट इज छोड़ दूं, और उसके जगह ये 4th नंबर वाला पिलर मैं इसको हटा दूं, इसको मैं रिमूव कर दूं, ठीक है, तो अब क्या घर टिक पाएगा? द आंसर इज नो। घर इधर नहीं टिक पाएगा, क्योंकि कॉर्नर से मैंने एक पिलर हटा दिया है। घर बहुत कम से टाइम तक टिके मे बी, और गिर जाएगा। ओके। सिमिलरली, अगर मैं 4th नंबर के कॉलम्स की जगह, अगर मैं
थर्ड नंबर कॉलम को हटा दूं, तो घर घर क्या टिकेगा? नहीं टिकेगा, घर तो भी गिर जाएगा। तो अगर मैं कॉर्नर में किसी भी पिलर को अगर हटा दूं, चाहे वो फर्स्ट रहे, चाहे फोर्थ रहे, चाहे सेकंड रहे, या फर्स्ट रहे, अगर इन चारों पिलर्स में से मैं किसी भी एक पिलर को अगर हटा दूं, तो मकान गिर जाएगा, वो रह नहीं पाएगा, टिक नहीं पाएगा। ठीक है, क्योंकि और मैं सिर्फ फिफ्थ वाले को अगर छोड़ भी दूं, सेंटर वाले को, तो सेंटर वाला अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, ये इसको होल्ड नहीं कर पाएगा और घर गिर जाएगा। उसी तरह अगर आपने इन चार पिलर्स को, जो ट्रेडिंग पिलर्स हैं जो मैं डिस्कस करूंगा, ये चार अगर ट्रेडिंग पिलर्स को अगर आपने नहीं अप्लाई किया, तो ऑब्वियसली आप प्रॉफिटेबल नहीं बनते। पांचवा पिलर ठीक है, जो फिफ्थ नंबर का पॉइंट है, वो अगर आप उतने फॉलो नहीं भी करते हो तो भी काम चल जाएगा, लेकिन फोर्थ तो आपको कंपलसरी करना ही करना है, इसके अलावा कुछ चांस नहीं। ठीक, जैसा हमने कि इस घर के एग्जाम्पल में दिया। ठीक है, तो आगे जो पॉइंट डिस्कस करने से पहले मैं आपसे एक पॉइंट और डिस्कस करना चाहता हूँ। इसलिए आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूँ। वो फैक्ट क्या है? वो फैक्ट है कि इट विल टेक टाइम फॉर श्योर, सो डोंट रश द प्रोसेस, बी रिलैक्स एंड काम। अगर आपके लॉसेस हैं मार्केट में, कितने भी लॉसेस हो, 1 लाख का लॉस हो, 2 लाख का लॉस हो, 10 लाख का लॉस हो, ठीक है, या फिर 50,000 का लॉस हो, 20,000 का लॉस हो, अगर आपको उसको रिकवर करना है, तो इट विल टेक टाइम फॉर श्योर। तो अगर आप चीजों को रश करोगे, नहीं मुझे आज के आज ही लॉस रिकवर करना है, या कल ही लॉस रिकवर करना है, 2 दिन के अंदर लॉस को रिकवर करना है, तो बिल्कुल फिर आप छोड़ दो, वो रिकवर नहीं होगा, उल्टा और दोबारा आप ज्यादा लॉस कर बैठोगे। तो सबसे पहले आपको माइंड में ये स्टेटमेंट फिट करना बहुत जरूरी है कि यस इट विल टेक टाइम, सो डोंट रश द प्रोसेस, जस्ट रिलैक्स एंड काम। ठीक है, क्योंकि एक दिन में कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, एक दिन में कुछ भी नहीं होता। ठीक है, हाँ, आपके लॉस को, ट्रेडिंग लॉस को रिकवर करने के लिए आपको जस्ट 4 से 5 अच्छे क्वालिटी के ट्रेड्स चाहिए, that's it, और आपका काम हो जाएगा। बट ये 4 से 5 ट्रेड्स आपको ऐसे नहीं मिलेंगे, आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, और वो तभी आप कर पाओगे जब आपने मार्केट में अच्छा टाइम स्पेंड किया है, इन चारों पॉइंट्स को आपने अच्छे से समझा है, तभी आप कर पाओगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, वो क्या है? वो आता है, द फर्स्ट पॉइंट इज डिसिप्लिन। यस, डिसिप्लिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब डिसिप्लिन से हम क्या समझते हैं? डिसिप्लिन से मैं यहाँ पे आपके ट्रेडिंग डिसिप्लिन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसमें क्या क्या आता है? उसमें आता है कि फर्स्ट डिसाइड योर नंबर ऑफ ट्रेड्स। तो अगर आप इंट्राडे करते हैं, जैसे अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं, तो सबसे पहले आपको इस चीज का एक डिसिप्लिन बनाना होगा, आपको अपने कुछ सेट ऑफ रूल्स फॉलो करने होंगे, सेट ऑफ रूल्स उसको बनाने भी होंगे, उसको फॉलो भी करने होंगे। ठीक है, कि जैसे कि मैं एक दिन में लेट्स से आई विल टेक 2 ट्रेड्स पर डे, या फिर आई विल टेक 3 ट्रेड पर डे। तो ऐसे कुछ रूल्स आपको बनाने होंगे, और उस पर आपको डिसिप्लिन से फॉलो उसको करना होगा। ठीक है, तो अगर आप बिगनर हो, तो मैं ये आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 2 से 3 ट्रेड के लिए जा सकते हो। दो दो इज आइडियल फॉर मी। ठीक है, 2 ट्रेड पर डे, 2 से ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, चीजों को स्ट्रेच करने से आप जल्दी प्रॉफिटेबल नहीं बन जाओगे। तो सबसे पहले आपको ये ट्रेडिंग डिसिप्लिन आपको बनाना है अपने लिए, कि मैं एक दिन में 2 ट्रेड या 3 ट्रेड फॉलो करूंगा। तो अगर आप इंट्राडे हो और ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, ठीक है, तो आप 2 ट्रेड का प्लान कर सकते हो पर डे। बहुत लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं, तो वो वीकली पोजिशनल प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू इंट्राडे। तो वो पोजिशनल अपना वीकली ट्रेड प्लान कर सकते हैं कि हाँ मैं पर वीक 2 ट्रेड प्लान करूंगा पर वीक, या फिर 3 ट्रेड प्लान करूंगा पर वीक। ठीक है, तो ये आपको सबसे पहले अपना डिसिप्लिन मेंटेन करना है, आपको सेट ऑफ रूल्स बनाने हैं। दूसरा इसमें पॉइंट क्या है? स्ट्रिक्ट एसएल एंड टारगेट पॉइंट। ओके, मतलब कि एक बार आपने ट्रेड में एंट्री ले ली, उसके बाद आपको सिर्फ चार्ट देखना है और कुछ नहीं करना है। जो भी आपका टारगेट होगा वो आप टारगेट लगाओगे, यहाँ पे जो भी आपका एसएल होगा वो आप एसएल लगाओगे। बीच में आपको कुछ नहीं करना है, आपको कोई ट्रेलिंग नहीं करना है, कोई आपको एवरेजिंग नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। या तो आपका एसएल हिट होगा, या तो आपका टारगेट हिट होगा। ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं कि सर ट्रेलिंग क्यों नहीं करें, ट्रेलिंग में हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलने का चांसेस रहता है। बिल्कुल ट्रेलिंग चीज़ें होती है, लेकिन स्टार्टिंग में आपको सबसे पहले जो आपकी लॉस वाली जर्नी है, उससे उससे आपको पहले ब्रेक इवन और फिर पहले प्रॉफिटेबल पे बनना है। पहले आप मार्केट में सर्वाइव तो करो, उसके बाद ये सब बात की चीज़ें हैं कि उसको प्रॉफिट को और कैसे बढ़ाया जाए, वो सब आगे की बातें हैं। अभी इनिशियल लेवल पे आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको आपको सिंपल रखना है कि या तो मेरा एसएल हिट होगा, या तो मेरा टारगेट आएगा। इसके दो चीज़ के अलावा और तीसरी कुछ चीज़ नहीं है। आप देखो, अगर मान लो कि आपका 10 पॉइंट का एसएल है, ठीक है, और यहाँ पे आपने ट्रेड लिया, और आपका लेट्स से कि 20 पॉइंट का टारगेट है,
मार्केट यहाँ तक गई, यहाँ से फिर मान लो कि फिर से नीचे आई, और मान लो कि यहाँ पे आपका ऐसे लगा हुआ है। ठीक है, मार्केट यहाँ तक आ चुकी है, 8 पॉइंट तक आ चुकी है। तो बहुत लोग सोचते हैं कि मैं यही ट्रेड कर लेता हूँ, 2 पॉइंट में बचा, 2 पॉइंट बचा के आपने क्या कर लिया? 2 पॉइंट बचा के आपने कुछ किया तो नहीं। तो ठीक है, अगर ऐसे हिट होगा तो हिट हो जाएगा 10 पॉइंट, जहाँ मेरे 8 पॉइंट जा रहे थे 2 पॉइंट और सही है, 10 पॉइंट में पूरा दे रहा हूँ। और यहाँ से अगर मार्केट रिवर्स हो गई और मेरा टारगेट हिट हो गई, तो मुझे ये गिल्ट तो नहीं रहेगा कि हाँ मैंने अपने ट्रेडिंग प्लान फॉलो नहीं किया, मैंने एसएल था 10 का, मैंने 8 पे ही निकल गया, चाहे 5 पे निकल गया। ठीक है, तो एक बार ट्रेड में एंट्री लेने के बाद इधर एसएल और टारगेट। ठीक है, दूसरा इसमें लोगों को क्या डाउट होता है कि लेट्स से कि आपने रखा 10 पॉइंट का एसएल, ठीक है, और 20 पॉइंट्स का टारगेट, मैं इसको क्लियर करता हूँ। जैसे कि आपने यहाँ पे एंट्री ली, यहाँ पे जो भी है यहाँ पे आपने एंट्री हुई। ठीक है, और 10 पॉइंट का एसएल आपका यहाँ पे बन रहा है। ओके, और यहाँ पे आपका 20 पॉइंट का टारगेट बन रहा है। अब मार्केट आई ऐसे आई, इधर गई। मान लो आपका एसएल हिट हो चुका है, और लेट्स से आपने सिस्टम में एसएल नहीं लगाया था, आप सोच रहे थे कि मैं मैनुअल ट्रेड को क्लोज करूंगा। तो मैनुअल ट्रेड को क्लोज करना ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में आप क्या कर रहे हो कि अब मैनुअल ट्रेड आपका यहाँ पे आ चुका है, आप उसको क्लोज नहीं कर रहे। आप ये होप कर रहे हो कि यहाँ से मार्केट रिवर्स कर जाएगी। और उसमें क्या होता है कि नीचे नीचे ये आपका मार्केट प्राइस गिरते जाता है, और आपका जो भी पैसा है जीरो हो जाता है। तो मैं इस सिचुएशन से ओवरकम होने के लिए आपको एक सोल्यूशन देता हूँ कि आप ये देखो कि अगर आप 10 पॉइंट पे आपने एसएल लगाया है, और आप ये सोच रहे हो कि मान ठीक है मेरा एसएल आ गया, मैं नहीं काटूंगा, और मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकती है, आप लेट्स ये सोच रहे हो, तो मैं ये कहता हूँ कि जो भी ट्रेड आया यहाँ पे अगर आया है तो आप उस ट्रेड को कट करो। और ठीक है, ऐसा आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स आएगा, तो आप यहाँ पे दोबारा एंट्री बना लो ना। आपके पास रिस्क है कि आपका सिर्फ 10 पॉइंट ही गया ना, और 10 पॉइंट जाने के बाद आप ये तो श्योर हो कि मार्केट वापस यहाँ पे आएगा, तभी तो आप इस ट्रेड में होल्ड करने के चक्कर में हो आप। तो अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा इसको आप इसका बेटर आप तरीका ये निकालो कि आप यहाँ तक मार्केट पहुंचा, आपका एसिलेट हुआ, आप इस ट्रेड को क्लोज करो, और आप कॉन्फिडेंट हो कि मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगी। तो ठीक है, मार्केट को यहाँ से रिवर्स करने दो, जब रिवर्स करे तो आप वापस यहाँ से फिर से ट्रेड ले लेना दूसरा, और इसमें टारगेट आ सकता है। तो इसमें आपका रिस्क बहुत कम हुआ, आपने सिर्फ 10 पॉइंट पे अपना रिस्क भी कम कर दिया। और मान लो कि मार्केट रिवर्स हुई तो आपने इसमें दोबारा एंट्री बना के टारगेट ले लिया। अगर मान लो कि रिवर्स नहीं हुआ तो ठीक है, आप तो ट्रेड से पहले ही निकल चुके थे, तो आप लॉस में नहीं रहे, आपका सिर्फ 10 पॉइंट ही लॉस गया। लेकिन मान लो कि आप ट्रेड में होल्ड करते कि हाँ यहाँ से पॉइंट मार्केट रिवर्स कर जाएगी, तो रिवर्स अगर नहीं किया करती मार्केट, तो आपका ये पैसा तो जीरो होने वाला था। ठीक है, तो एटलीस्ट आपने अपने पैसे को जीरो होने से बचा लिया। ठीक है, तो किसी भी ट्रेड्स में दोबारा री एंट्री कर जाओ चलेगा, लेकिन आपका एसएल हिट हुआ तो आप उस ट्रेड को क्लोज करो। और मैं तो इनिशियल ये रिकमेंड करूंगा कि आप सिस्टम एसएल लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई कोई आपका बहुत मिथ है कि मेरा ब्रोकर मेरे को देख रहा है, मेरा डेटा ब्रोकर के पास है, ब्रोकर मेरा एसएल हंट कर लेगा, ऐसा कुछ नहीं। ब्रोकर के पास बहुत सारे लोग हैं, आप ही का वो एसएल नहीं देख के बैठा हुआ है कि आपने 100 रुपए की चीज ली थी और 90 पे आपका इस स्ट्राइक पे 90 पे एसएल। ठीक है, वो आपका डेटा, एक बंदे का डेटा देखे नहीं बैठा हुआ। ठीक है, तो आप सिंपल सिस्टम ऐसे लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 100 रुपए की चीज लो, 90 पैसे लगा दो, 90 पे आएगा, आपका ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है कंसिस्टेंसी। ठीक है, अब कंसिस्टेंसी से हम क्या समझते हैं कि बी रेडी एवरी डे फॉर अ न्यू चैलेंज एंड ऑलवेज हैव अ विनर एटीट्यूड, डोंट स्किप और डोंट क्विट। मतलब कि चाहे आपका लगातार 10 दिन भी लॉसेस क्यों ना हो, आपको 11th डे फिर से सुबह 9:15 में उठना है, आपको मार्केट देखना है, और ट्रेड आपका बने तो ट्रेड लेना है। ठीक है, क्योंकि ये 10 लॉसेस हुए, आपके 10 लॉसेस प्लान्ड लॉसेस थे। ठीक है, इस पे आपने प्रॉपर अपना ये जो डिसिप्लिन है ये फॉलो किया था। अगर आप डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हो, और मैं कहता हूँ आपके 10 ऐसे लगातार भी चल जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, और ऐसा तो होगा नहीं कि लगातार आपके 10 दिन से 20 दिन तक लगातार लॉसेस हो, ऐसा तो खैर नहीं हो सकता। बट स्टिल, अगर 10 लॉसेस होते भी हैं, तो मतलब आपके अभी लूजिंग स्ट्रिक्स चल रहे थे, आपके विनिंग स्ट्रिक्स आने वाले हैं। तो अगर आप विनिंग स्ट्रिक्स में अगर आप ट्रेड नहीं करोगे, तो फिर ये आपकी गलती है। मार्केट तो आपको पैसा देने आ रही थी, बट आपने ट्रेड ही नहीं लिया, तो आपको पैसा मिला ही नहीं। ठीक है, तो अगर आपके 10 लॉसेस लगातार भी हो जाते हैं, उसके बाद भी आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, आपको 11वें दिन उठना है सुबह और सेटअप पे बैठना है, भले आपको ट्रेड ना मिले। तो थर्ड पॉइंट है रिस्क मैनेजमेंट। अब ये जो टॉपिक है, ये बहुत लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, अब मैं कहूँगा कि ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे मेन। ठीक है, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो फिर आप ट्रेडिंग में सर्वाइवल, प्रॉफिटेबल छोड़ो, आप सर्वाइव भी नहीं कर पाओगे। ओके, सो रिस्क मैनेजमेंट में दो पॉइंट्स हैं, वन इज मनी मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग। सो मनी मैनेजमेंट का क्या मतलब है कि अगर मेरे पास 1 लाख रुपए हैं मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में, लेट्स से कि इस 1 लाख रुपए से मैं, लेट्स से 100 रुपए का प्रीमियम है,
तो मैं ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वांटिटी ले सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे करूँ तो मतलब 1,000 क्वांटिटी मैं ले सकता हूँ। तो क्या मैं अपने कैपिटल का 100% मार्जिन यूटिलाइज कर लूँ एक सिंगल ट्रेड में? आंसर इज ऑलवेज यूज योर 50% और लेस मार्जिन पर ट्रेड। मतलब कि आपको ऐसा कोई ट्रेड नहीं लेना है जिसमें आपका 100% पैसा मार्जिन एज अ मार्जिन यूटिलाइज हो। तो यहाँ पे अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो आप सिर्फ 50,000 रुपीज के से ही आप अपना ट्रेड प्लान करो, यानी कि यहाँ पे एलिजिबल हो आप 500 क्वांटिटी के लिए। तो पोजीशन साइजिंग पे हमें क्या देखना है कि सबसे पहले हमें देखना है कि डिफाइन योर रिस्क पर डे। ठीक है, तो अगर मैं डिफाइन करता हूँ कि लेट्स से कि मेरा रिस्क 10% है एक दिन का। ओके, सो मैं 10,000 रुपये पर डे एज अ रिस्क ले सकता हूँ। अगर मैंने ये सबसे पहले मुझे डिफाइन करना है कि मेरा रिस्क पर डे कितना होगा। ओके, तो अगर मैंने ये डिफाइन किया कि मेरा लेट्स से कि मैं 10% का रिस्क लेता हूँ, सो ऑन कैपिटल मेरा 10,000 का एक दिन का रिस्क होगा। उसके हिसाब से अगर मैं लेट्स से कोई ट्रेड ले रहा हूँ उसमें 10 पॉइंट का मैंने ऐसे लगाया, तो उसमें मैं 1,000 क्वांटिटी में बाई कर सकता हूँ। ओके, तो अब अगर 1,000 क्वांटिटी को अगर मैं 10 से इंटू करूँ विच इज 10,000। ठीक है, तो ये मेरा रिस्क कैपिटल होगा। ठीक है, मैं अगर देखूं कि नहीं मैं 10,000 रिस्क कैपिटल इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता, तो मैं क्या करूंगा और इसको रिड्यूस करूंगा। तो लेट्स से कि अगर मैंने 5%, ठीक है, मैंने लेट्स से डिसाइड किया कि मैं पर डे 5% रिस्क लूंगा अपना कैपिटल। सो मैं सिर्फ 5,000 का यहाँ पे रिस्क ले सकता हूँ। और लेट्स से कि मेरा एसएल बनता है 10 पॉइंट का, तो मैं 500 क्वांटिटी से ट्रेड करूंगा। ओके, अगर लेट्स से कि मेरा एसएल बनता है 20 पॉइंट्स का, तो मैं सिर्फ 250 क्वांटिटी से ही ट्रेड करूंगा। पॉइंट है वो है बेटर ऑलवेज हैव अ बेटर रिस्क रिवॉर्ड। ओके, सो बहुत लोग मैंने ये देखा है कि लेट्स से कि वो 1,000 रुपीज का रिस्क ले रहे हैं, ठीक है, और 2,000 का प्रॉफिट वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो जैसे ही मार्केट लेट्स से कि वो उनका ट्रेड स्टार्ट हुआ और उनको प्लस 1,000 रुपीज दिखा, ठीक है, प्लस 1,000 रुपीज दिखा, अब वो जैसे अब 2,000 आपका एक ही बार तो नहीं चला जाएगा। ठीक है, तो पहले 1,000 होगा, फिर 1,200 जाएगा, 1,200 से फिर वो आएगा 900 रुपये पे, 900 से हो सके फिर वो आएगा 600 रुपये पे, 600 से फिर जाएगा वो 800, यूं करके जाएगा आपका ट्रेड ऊपर नीचे। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि जैसे ही उनको 1,000 देखा कि 1,000 गया, 1,200 गया, वापस 900 आया, वापस 600, वो ट्रेड क्लोज कर देते हैं। और फिर बाद में रिग्रेट करते हैं कि नीचे से आके 600 से होते हुए 800 2,000 तक फिर वो चला गया। तो वही मैंने बताया आपको फर्स्ट पॉइंट में कि एक बार जब आपने ट्रेड ले लिया एटलीस्ट इनिशियल फेज में, तो इधर एसएल और टारगेट आपको बीच में कहीं एग्जिट नहीं करना है। ठीक है, आपको कहीं एग्जिट नहीं करना है। तो इनिशियल फेज में जैसे मैंने कहा कि आप 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रखो। ठीक है, 1:3 भी रखोगे, लेकिन इनिशियल फेज में मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि सबसे पहला आपका गोल है कि जो आप एक लॉस मेकिंग ट्रेडर हो, आप उससे पहले बाहर उस सिचुएशन से बाहर निकल के आप पहले सर्वाइवल मोड पे आओ। ठीक है, मतलब ब्रेक इवन पे आओ और थोड़ा सा प्रॉफिटेबल की तरफ जाने की कोशिश करो। तो इसलिए मैं 1:2 का रिकमेंड करूंगा एट इनिशियल स्टेज। 1:2 का प्लान करो। 1:2 इज वेरी डिसेंट रिस्क रिवॉर्ड, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर 1,000 रुपए का रिस्क लेते हो तो आप 2,000 रुपीज का टारगेट अप्लाई करो। बहुत लोग इसका उल्टा करते हैं, वो क्या करते हैं कि जब लॉस हो रहा है तो वो होल्ड करेंगे कि 1,000 लॉस हो गया, फिर 2,000 हो गया, वो होल्ड किए जा रहा है, फिर 3,000 हो गया, फिर वो कट करेंगे 4,000। ठीक है, तो ये आपका ट्रेडिंग प्लान में था नहीं, आपने रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन किया नहीं, तो आपने 4,000 लूज कर दिया। तो जब आपके लॉस वाले दिन थे तब तो आपने 4-4 हजार 3-3 हजार का लॉस किया। जब आपके प्रॉफिट वाले दिन है तो आप सिर्फ 2-2 हजार, इवन ये 2,000 बहुत ही रेयर ऐसा दिन होगा जिसमें आप पूरा टारगेट अचीव करो, तो आप ट्रेडिंग क्लोज करो। आप कभी 1,800 में निकल जाओगे, कभी 1,600 में निकल जाओगे। ठीक है, तो जब आपके प्रॉफिटेबल वाले दिन है तो उसमें कभी आप 18 पे निकल रहे हो, कभी 1,600 पे निकल रहे हो। ठीक है, कभी 1,900 पे निकल रहे हो, मतलब टारगेट आप कंप्लीट भी नहीं कर रहे। और लॉस वाले स्टिक्स में आपका क्या हो रहा है कि आप 1,000 का लॉस है उसमें आप बैठे हुए हो, आप 2,000 दे रहे हो लॉस, 3,000 दे रहे हो, 4,000 लॉस, 4,000 पे आप बुक कर रहे हो ट्रेड को। तो अगर आप रिस्क रिवॉर्ड फॉलो नहीं करोगे आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्टार्टिंग में मैंने फिफ्थ नंबर का आपको एक पिलर दिखाया था और बोला था कि अगर इस फिफ्थ नंबर को आप अगर हटा भी देते हो उस मकान वाले पिक्चर में से, तो भी मकान गिरेगा नहीं, तो भी वो घर गिरेगा नहीं, क्योंकि बाकी के फोर्थ जो 4 पिलर हैं उसने उस मकान को सपोर्ट दे करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर भी जो फिफ्थ पॉइंट है वो मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ। फिफ्थ पॉइंट इज स्ट्रैटेजी।
यस, बहुत लोग क्या करते हैं कि इन चारों पिलर्स को छोड़ करके इन चारों पिलर्स को छोड़ करके वो क्या करते हैं, डिसिप्लिन नहीं करेंगे, कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे, सबको छोड़ करके वो स्ट्रैटेजी के पीछे भागते रहते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था आपको कि अगर फोर पिलर्स हैं, फोर पिलर्स में फिफ्थ पिलर, फाइव पिलर है, फाइव में से अगर आप सिर्फ सेंटर वाले पिलर्स की तरफ भागोगे, इसकी तरफ ध्यान दोगे, तो ये आप इसको कितना भी मजबूत कर लो, अगर ये कमजोर है, ये टूट गया तो घर गिर जाएगा। तो यहाँ पर भी वही है, आप कितनी भी अच्छी स्ट्रैटेजी लगा लो, आप 100% एक्यूरेसी वाली स्ट्रैटेजी लगा लो, अगर आपके बाकी के ऊपर के 1 to 4 पॉइंट्स आपके अगर स्ट्रांग नहीं है, आप मार्केट में प्रॉफिटेबल छोड़ो, आप सर्वाइव भी मार्केट में नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि अगर कोई स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं करे और सिर्फ 1 से 4 पॉइंट्स को फॉलो करे, तो क्या वो प्रॉफिटेबल हो सकता है? आंसर इज यस, वो प्रॉफिटेबल हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर कोई उल्टा करे, उल्टा मतलब सिर्फ वो फिफ्थ नंबर की चीज को, फिफ्थ वाले पिलर को फॉलो करे और 1 to 4 को फॉलो नहीं करे, तो क्या वो प्रॉफिटेबल हो सकता है? आंसर इज नो, फॉर श्योर नो। यहाँ पर तो यस और नो प्रोबेबिलिटीज है, यस और नो प्रोबेबिलिटीज हैं 50-50%, और मैं 50 नहीं है, मैं अपने अगर एक्सपीरियंस से बोलूँ तो यहाँ पे उसके 70 to 80% चांसेस है विन के, वो प्रॉफिटेबल हो सकता है, 80% चांसेस हैं, लेकिन यहाँ पे तो 0% है। आप सिर्फ एक चीज स्ट्रैटेजी पे फोकस करोगे और बाकी की चीजों पे फोकस नहीं करोगे, आप कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। नाउ अगर हम पांचों को कंबाइन कर दें, तो ये जो प्रोबेबिलिटी है प्रॉफिटेबल की, वो इंक्रीज हो जाएगी, वो चली जाएगी मोर देन 96%, मोर देन 95%। और जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि 10% लोग जो हैं वो कुछ तो ऐसा कर रहे होंगे जो बाकी के 90% लोग नहीं कर रहे, तो सिमिलरली यही कर रहे हैं एग्जैक्टली, वो इन पांचों का कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। ठीक है, इन पांचों का कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, दैट्स व्हाई दे आर इन प्रॉफिट। सो यहाँ पे मैं ये कहूंगा कि स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है, बट इतना भी नहीं इंपॉर्टेंट है कि उसको, उसके बदले में स्ट्रैटेजी के चक्कर में आपने बाकी चार चीजों को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। ठीक है, स्ट्रैटेजी में क्या है कि स्टिक टू ओनली वन स्ट्रैटेजी, आप सिर्फ एक स्ट्रैटेजी पर टिके रहो, वही आपको इतना पैसा देगी कि आपके सारे लॉस कर देंगे। ठीक है, कैन गिव यू अबंडेंस। ठीक है, दूसरी चीज है कि स्ट्रैटेजी, इट 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 टेक्स टाइम टू डेवलप साइकोलॉजी फॉर एनी स्ट्रैटेजी। इसका मतलब ये हुआ कि अब देखो, हर की स्ट्रैटेजी होती है कि एक कोई ऑप्शन बाइंग कर रहा है उसकी अलग स्ट्रैटेजी होगी, एक ऑप्शन सेलिंग कर रहा है उसकी अलग स्ट्रैटेजी होगी। ठीक है, तो मैं अगर कहूँ कि जो ऑप्शन बाइंग कर रहा है, क्या उसको मैं सेलिंग स्ट्रैटेजी दूं और बोलूँ कि इस पे ट्रेड करो, तो शायद वो उतना कंफर्टेबल ना हो। सिमिलरली अगर कोई सेलिंग करता है, मैं उसको बाइंग स्ट्रैटेजी दूं, तो वो भी शायद उतना कंफर्टेबल ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर भी है कि कोई भी आप एक स्ट्रैटेजी पकड़ो, या तो आप बाइंग की पकड़ो या आप सेलिंग कर पकड़ो, जिसमें भी आपका सिस्टम, आपका माइंड उसको सूट करता है, उस उस स्ट्रैटेजी या फिर उस सिस्टम को आपका माइंड एडजस्ट कर पाता है, आप उससे कोरिलेट कर पाते हो, आप उसको, आपको उसमें ट्रेड लेने में इजीनेस फील होता है, आप वो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि हाँ मैं बाइंग में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, आप बाइंग करो, अगर आपको लगता है कि मैं सेलिंग में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, आप सेलिंग में करो। पैसा दोनों में है, पैसा बाइंग में भी है, सेलिंग में है। ये जस्ट कई लोगों ने मिथ बना दिया कि बायर्स पैसा नहीं कमाता, सिर्फ सेलर कमाता है, सेलर पैसा कमाता है, लंबा बहुत बहुत ज्यादा पैसा कमाता है, बायर कम कमाता है, ये सारी बेतुकी बातें हैं। मार्केट सबको मौका देती है। ठीक है, मार्केट इज वेरी काइंड, ये बोल रहा हूँ बात, मार्केट इज वेरी काइंड, वो सबको मौका देती है पैसा बनाने का, चाहे आप बाइंग बायर हो, चाहे आप सेलर हो, चाहे आप इंट्राडे करते हो, वीकली करते हो, जो भी आप करते हो। ठीक है, मार्केट हर किसी को मौका देती है पैसा बनाने का। ठीक है, ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो वीडियो है वो बनाने का जो मेरा मेन मोटिव क्या था, मैं उस पर बताना चाहता हूँ आपको। तो इनिशियली अभी कुछ दिन पहले मैं एक यूट्यूब पे ऐसी कुछ कंटेंट देख रहा था। ठीक है, मैं यूट्यूब पे कुछ कंटेंट देख रहा था ट्रेडिंग रिलेटेड, तो उसमें मैंने एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें एक मैंने यूजर का कमेंट पढ़ा। उस कमेंट में उस यूजर ने क्या लिखा हुआ था, मैं बिल्कुल आपको एक एग्जैक्ट उसका कमेंट बताता हूँ। ठीक है, वो मुझे इसलिए याद रहा कमेंट क्योंकि मैंने बड़े ध्यान से उसका कमेंट पढ़ा था। उसने ये लिखा हुआ था उसमें कि आई हैव लॉस्ट 49 लाख ऑफ रुपीज। ठीक है, इन बैंक निफ्टी, आई हैव लॉस्ट 49 लाख रुपीज इन बैंक निफ्टी फ्रॉम 2022 टू 2025। ओके, एंड आई क्विट, मतलब ट्रेडिंग से क्विट, आई क्विट ट्रेडिंग। तो अब इस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि उस पर्सन ने ऑलमोस्ट ये 50 लाख रुपीज हो गए। ठीक है,
उस पर्सन ने नियरली 50 लाख रुपीज बैंक निफ्टी में लॉस्ट किया। ठीक है, ये 2022 से 2025 मतलब 3 साल में। ओके, और उसके बाद उसने ट्रेडिंग क्विट कर दिया। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि 50 लाख काफी एक अच्छा अमाउंट है। और इतने अगर इस इतना अमाउंट किसी ने लॉस किया है ट्रेडिंग में, तो आप उस पर्सन की स्टेट ऑफ माइंड को इमेजिन कर सकते हो थोड़ी देर के लिए कि क्या सिचुएशन उसकी रही होगी। मैं कहता हूँ कि उस पर्सन ने, चलो ठीक है, इसमें से उसने अगर 2 लाख भी लॉस कर दिए होते, लेट्स से उसके पास 50 लाख थे लॉस करने के लिए, तो मान लो कि 2 लाख भी उसने लॉस कर दिए होंगे। और मान लो कि वो बाकी के जो 48 लैक्स हैं उनको वो सिर्फ नॉर्मल कोई सा भी रैंडम म्यूचुअल फंड, कोई सा भी म्यूचुअल फंड उठा लेता, कोई हाई फाई म्यूचुअल फंड के जाने की जरूरत नहीं, नॉर्मल एक्स वाई जेड म्यूचुअल फंड उठा लेता, उसमें पैसा डाल देता, नॉर्मल कोई भी ईटीएफ ले लेता निफ्टी का। ठीक है, मतलब कोई सा भी ईटीएफ आप ले लो निफ्टी 50 का, निफ्टी 50, निफ्टी 100, मिड कैप कुछ भी ले लो। ठीक है, इस ड्यूरेशन में 2022 से 2025 में अगर वो पर्सन कहीं पर भी ये पैसा डाल देता, 48 नहीं डालता, 40 लैक्स ही डालता, जो भी अमाउंट डालता, क्या वो लॉस में रहता? वो लॉस में नहीं रहता। अगर 50 लाख में से अगर उसने एफएनओ हो, चाहे कि ट्रेडिंग इक्विटीज हो, किसी में भी उसने अगर लॉस किया हो ट्रेडिंग में, अगर मान लो कि उसने 10 लाख का भी लॉस किया होता और 40 लाख उसके पास बचे, 40 लाख को नॉर्मल म्यूचुअल फंड में डाल देता, सिम, सिंपल ईटीएफ खरीद लेता, ये 40 लाख उसको ऑलमोस्ट 15% तो रिटर्न दे ही चुके होते हैं। उससे इनफैक्ट उससे ज्यादा ही दे चुके होते हैं, क्योंकि जो ये ड्यूरेशन है बहुत, मार्केट अच्छा 20% से ऊपर ही भागी है। ठीक है, तो अगर मैं सिंपल सिंपल कैलकुलेशन करूँ, कोई कंपाउंडिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। ठीक है, मैं सिंपल कैलकुलेशन करता हूँ, 40 लैक्स का इंटू 1.2, वो 40 लैक्स उसके 48 लैक्स आइडली, घटते तो नहीं, 48 से 50 लाख उसके बन जाते। अगर उसने सिंपल इस पैसे को, मैं बोल रहा हूँ कि इस पैसे को नॉर्मल उसने अगर लिक्विड फंड में भी डाला होता तो कुछ ना कुछ पैसा मिलता, उसको पैसा लॉस पूरा नहीं होता। सो इस वीडियो को बनाने का मोटिव इतना ये था कि जो भी लोग जो भी ट्रेडिंग कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा लॉस में हैं, ठीक है, और वो एक उनको एक अच्छा पाथ बोलो या फिर वो प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, तो ये वीडियो उनके लिए है। उन्हें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं बोलूँ कि अभी आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग को आप जितना ईजी रखोगे उतना आप अच्छा पैसा इससे बनाओगे। अगर जहाँ इसको आपने कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश की, आप यहाँ पे पैसा बनाना छोड़ो, आप जो भी पैसा है वो आप लूज कर दोगे यहाँ पे। यहाँ पे ये पॉइंट बताना आपको जरूरी था कि ट्रेडिंग में क्यों अभी तक आप प्रॉफिटेबल नहीं हो। तो मे बी आप इन 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स को मिस कर रहे हो। तो अगर आप ये अपने ट्रेडिंग जनरल में ट्रेडिंग रूटीन में अगर इन सब चीज़ों को आप फॉलो करोगे, तो डेफिनेटली आप जो भी प्रॉफिटेबल तो बनोगे ही, साथ में जो भी आपके लॉस है वो भी आप बहुत हद तक रिकवर हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।